तो जैश ए मोहम्मद के आतंकी एक बार फिर भारत के सैन्य ठिकानों पर हमले की साजिश रच रहे हैं। जी न्यूज के सुरक्षा एजेंसियों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक आतंकी एक बार फिर पठानकोट एयरबेस जैसे हमले की साजिश रच रहे हैं। हालांकि इस बार आतंकियों के निशाने पर राजस्थान के सैन्य ठिकाने। इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। हमारे साथ मेजर जनरल एसपी सिन्हा मौजूद हैं, मनीष शुक्ला हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे पूरी खबर को लेकर के और ये कितनी बड़ी साजिश थी जिसे फॉइल किया गया है। पहले इस रिपोर्ट पर देखिए। चाहे जितनी भी साजिश कर लो पाकिस्तान, आतंकिस्तान के हर मोहरे पर होगा पक्का इंतजाम। पठानकोट का पार्ट 2 मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। 2 जनवरी 2016 को पठानकोट एयरबेस पर हुए आतंकी हमले को 5 साल पूरे होने को हैं और करीब 5 साल बाद पाकिस्तान के पाले हुए आतंक एक बार फिर पाकिस्तानी आतंकियों के निशाने पर है भारत के सैन्य ठिकाने। भारत की सुरक्षा एजेंसियों के पास इस बात के पक्के सबूत हैं कि जैश ए मोहम्मद भारतीय वायुसेना के सैन्य ठिकानों पर हमले की साजिश रच रहा है और इस काम में उसकी मदद कर रही है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI। और यही वजह है कि ISI ने इस हमले को पूरा करने की जिम्मेदारी दिल्ली में रहने वाले अपने एक मौलाना को सौंपी है। सुरक्षा एजेंसियों को सारी मिली है, उसके मुताबिक वो अफगानिस्तान में भी जैश ए मोहम्मद के लिए ऑपरेशन संभाल चुका है और इस बार भारतीय वायुसेना के ठिकानों पर हमले की साजिश रच रहा है। खबर है कि इस बार आतंकियों के निशाने पर राजस्थान में कोई सैन्य ठिकाना है और यह हमला इसी महीने के अंत तक करने की प्लानिंग है। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां मौलाना के बारे में और अधिक जानकारी हासिल करने में जुटी हैं। पंजाब के पठानकोट स्थित एयरबेस पर 2016 में आतंकी हमला हुआ था। यह हमला भी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने किया था। जैश के 6 आतंकियों ने वारदात को अंजाम दिया था। लगभग 65 घंटे तक चले इस ऑपरेशन में देश के 7 वीर सपूत शहीद हो गए थे, जबकि करीब 37 अन्य लोग घायल हुए थे। एक बार फिर कुछ वैसी साजिश रची जा रही है। पठानकोट एयरबेस पर हुए इस हमले के बाद भारत पाकिस्तान के संबंधों में तनाव शुरू हुआ, जो उरी में भारतीय सेना के कैंप पर हमले और पुलवामा में CRPF के काफिले पर हमले के बाद चरम पर पहुंच गया। पाकिस्तान की इन नापाक हरकतों पर सबक सिखाने के लिए भारत ने पहले स्ट्राइक और फिर एयर स्ट्राइक कर जैश के तमाम आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया था। बड़ी संख्या में जैश के आतंकी मारे गए थे, लेकिन उस मार को भूलकर पाकिस्तान उसी जैश ए मोहम्मद के साथ मिलकर फिर दहशतगर्दी का प्लान बना रहा है। पाकिस्तान मौजूदा वक्त में करीब 40,000 से अधिक आतंकियों का ठिकाना है। हाफिज से लेकर सलाउद्दीन तक सब पाकिस्तान की जमीन पर ही पल रहे हैं। इन आतंकियों में 16 को संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित कर रखा है, लेकिन पाकिस्तान और उसके चाहने वाले मुल्क न सिर्फ इन आतंकियों पर मौन रहते हैं, बल्कि जैश ए मोहम्मद और जमात-उद-दावा जैसे आतंकी संगठनों का खुलेआम समर्थन भी करते हैं। लेकिन दुनिया भर में आतंकवाद के खिलाफ अभियान की अगुवाई करने वाला हिंदुस्तान इन आतंकियों के लिए एक साक्षात मौत है और इस सच्चाई का एहसास कराने के लिए सर्जिकल और एयर स्ट्राइक की याद ही बहुत है। मनीष शुक्ला, जी मीडिया। कभी वो कश्मीर में आतंकी संगठन ढूंढता है, कभी दिल्ली में कोई मौलाना ढूंढता है। कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि भले सलाहुद्दीन हो, हाफिज सईद हो, इनके ऊपर भी पाकिस्तान ने पूरा प्रेशर डाला हुआ है कि आप आतंक की फैक्ट्री फिर से शुरू कीजिए, जो कि लगभग बंद हो चुकी है। मेजर जनरल एसपी सिन्हा साहब, इस फ्रस्ट्रेशन को क्या कहा जाए? वो बार बार इस तरीके की बिड करता है, पठानकोट साजिश पार्ट 2 तक की इतनी बड़ी साजिश रच देता है, लेकिन हमारी सुरक्षा एजेंसी और इंटेलिजेंस एजेंसियां उसे भी फॉइल कर देती हैं। यह कितनी बड़ी फ्रस्ट्रेशन है पाकिस्तान के लिए? देखिए सचिन, एक 2 पांव से विहीन लंगड़ा, 2 पांव से जो विहीन है लंगड़ा देश पाकिस्तान, वो 1 पांव से विहीन चीन को मदद करने की कोशिश कर रहा है अपने सदाबहार दोस्त को। पहली बात। दूसरी बात है कि ये करके वो चीन का गुडविल अर्न करना चाहता है। तीसरी बात है कि चीन अभी कष्ट में है।
चीन को समझ में नहीं आता है कि कैसे इस दलदल से निकला जाए। तो पाकिस्तान जो सेकंड फ्रंट है वो हॉट तो रहता ही है पूरा साल, अब एक्स्ट्रा हॉट करने की कोशिश कर रहा है ताकि भारतीय सेना का जो कंसंट्रेशन है शक्ति का वो डिवाइड हो जाए दो फ्रंट पे, लद्दाख फ्रंट पे और वेस्टर्न फ्रंट पे। ये पाकिस्तान की रणनीति है। दूसरी बात है कि जब इस तरह की जैश ए मोहब्बत के बारे में मैं कहना चाहता हूँ, देखिए पाकिस्तान में जितने भी आतंकी संगठन हैं, चाहे जैश ए मोहम्मद हो, चाहे लश्कर ए तौबा हो, इनकी अलग अलग स्पेशलिटी है। जैश ए मोहब्बत मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट करने में माहिर है। पठानकोट में उसी ने हरकत किया था, पुलवामा में भी उसी का मैक्सिमम हाथ रहा है। तो वो आर्मी इस्टेब्लिशमेंट और एयरफोर्स मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को ही टारगेट करता है, ये उसमें स्लाइस कर रखा है। एक और बिंदु मैं कहना चाहता हूँ कि जब इस तरह की वारदात होती है आतंकवाद की, तो पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होता है, क्या क्या फ़ायदा होता है? पहला, इमीडिएट न्यूज़ बनता है। दूसरा कि प्रोपेगेंडा उसको मिलता है। तीसरा, ये हिंदुस्तान के अंदर कुछ जो जयचंद पार्टियां हैं उनको मौका मिलता है केंद्रीय सरकार को अटैक करने के लिए। पांचवा, कि पॉलिटिकली राजनीतिक दृष्टिकोण से पाकिस्तान आर्मी को माइलेज मिलता है पाकिस्तान के अंदर। देखिए एफएटीएफ की बैठक है कुछ दिन बाद, ग्रे के लिए वो लड़ रहा है कि किसी तरीके से ग्रे बरकरार रह जाए, ब्लैक की वर्ज पे खड़ा है। 27 में से 4 योजना ऐसी जिस पर उसने काम नहीं किया। उससे क्या फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया में क्या छवि जाएगी? पूरा देश, पूरी दुनिया कोई उसका साथ नहीं देता, वो फिर भी आतंक को प्रायोजित करता है। देखिए सचिन, पाकिस्तान एक ऐसा बेशर्म देश है, बेहाया देश है, उसको लाज और शर्म कुछ नहीं आता है। जो शरेआम झूठ बोलता है, लज्जा का शब्द उसके डिक्शनरी में नहीं है, पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, एफएटीएफ की आपने बात की, वो जानता है कि ब्लैक लिस्ट में आ नहीं सकता है, क्योंकि 3 देश चाहिए रोकने के लिए, मलेशिया, टर्की और चाइना तो हैं ही, वो तो रोक देंगे। ब्लैक लिस्ट में तो जा नहीं सकता, ग्रे लिस्ट से वो हट नहीं सकता है, क्योंकि 12 देशों का सपोर्ट चाहिए। तो 12 देश तो अमेरिका को, हाउस्टन कंपनी को उसने हायर किया था कि किसी तरह से हमको निकालो, साम दान दंड भेद का इस्तेमाल करके, वो संभव हुआ नहीं। तो वो जानता है ब्लैक में आ नहीं सकता, ग्रे से हट नहीं सकता है, तो क्या है, मनमानी करते रहो, आतंकवाद फैलाते रहो, यही उसकी स्ट्रैटेजी है। तो मैं ये कह रहा था कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान आर्मी की जो छवि अभी डमाडोल हो रही है, और मौलाना जो पाकिस्तान के बार बार रैली कर रहे हैं, 2 रैली कर चुके हैं, उसको उसमें अपनी छवि में इजाफा लाने के लिए वो इस तरह की हरकत सोच रहा है। तो ये सब स्ट्रेटजिक बिंदु है। और एक चीज़ मत भूलो सचिन, कि पाकिस्तान 71 वॉर के बाद उसका जो जख्म है ना, वो अभी तक भरा नहीं है। एक और चीज, वो कोटा मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। एक आपने बहुत अच्छी चीज आपने कहा कि देखिए विपक्ष एकदम इकट्ठा है। आपने देखा होगा नवाज शरीफ जब आते हैं तो वो किस तरह की स्पीच में क्या करते हैं, कश्मीर पाकिस्तान के हाथ से चला गया, पूरी दुनिया ये मान चुकी है। मनीष शुक्ला, क्योंकि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में इस वक्त इससे ज्यादा बुरी स्थिति में पाकिस्तान नहीं आया, शायद इसीलिए वो अपनी इंटरनल कॉन्स्टिट्यूएंसी जो कि चलती ही आतंक या कश्मीर के एजेंडे पे है, उसको फ्लॉरिश करने के लिए दोबारा इस तरह की साजिश रचने की कोशिश कर रहा था। नंबर 1। नंबर 2, इसकी और डिटेल्स आपसे जानना चाहेंगे, ये कैसे जो है ये जो ये पूरी बिड थी वो फॉइल हुई है। मनीष। देखिए सचिन, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि पठानकोट पर अटैक क्यों हुआ था। जाहिर तौर पर पठानकोट फॉरवर्ड एयरबेस है भारत का। लड़ाई के दौरान इस एयरबेस से जो हमारे जो फाइटर जेट्स हैं पाकिस्तान में अटैक भी कर सकते हैं, डिफेंस भी कर सकते हैं, और इसी वजह से राजस्थान के जो भी फॉरवर्ड बेसेस हैं उनमें उस तरीके का खतरा है, और इसी वजह से वो जैश ए मोहम्मद जो टेररिस्ट ग्रुप है उसका सहारा ले रहे हैं। दूसरी बड़ी बात कि पाकिस्तान को एफएटीएफ का डर जरूर है, लेकिन ये भी सच है कि वो सीधे इनकार कर जाएंगे जब इस तरीके के अटैक पहले भी हुए, जैसे कि आपने देखा पुलवामा में या फिर पठानकोट में, तो उन्होंने मना कर दिया था। उन्होंने कहा था नहीं भारत के अंदर खुद के जो टेरर ग्रुप हैं उन्होंने अटैक किया था। तो ये एक तरीके से कहीं ना कहीं इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक तरीके से डाइवर्ट करने की कोशिश की जाएगी, गुमराह करने की कोशिश की जाएगी। ये अलग बात है कि पाकिस्तान जो आर्मी है वो कहीं ना कहीं ये एक मैसेज देना चाहेगी अपने देश में कि वो अभी भी बड़े हमले करा सकती है, भारत का नुकसान कर सकती है, और इसी वजह से ऐसे थ्रेट्स को काफ़ी गंभीरता से लिया जा रहा है, काफ़ी सीरियसली लिया जा रहा है। और इस बात को आप समझ सकते हैं अच्छे से कि जो भी, चाहे राजस्थान हो, पंजाब हो या जम्मू के जो फॉरवर्ड बेसेस हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं लड़ाई के टाइम में। वहाँ हम हर वक्त 24 घंटे अलर्ट पर रहते हैं। भारत के सबसे बेहतर मॉडर्न रडार से लेकर के फाइटर जेट्स वहाँ डिप्लॉय किए गए हैं।
हालांकि पठानकोट जब एयरबेस अटैक हुआ उसके बाद से हमने सारे एयरबेसेस की काफ़ी सिक्योरिटी भी की हुई है, लेकिन फिर भी चांसेस नहीं लिया जा सकता। हालांकि अभी सिक्योरिटी एजेंसीज इंफॉर्मेशन और इकट्ठे कर रही है कि कौन वो ग्रुप है, क्या वो आ चुका है या किस तरीके से अटैक की साजिश रची जा रही है। ये एक इनिशियल स्टेज पर है, लेकिन खतरा ये वाकई बड़ा सीरियस है। जाहिर सी बात है, खतरा है वाकई बड़ा सीरियस है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष हमारे साथ बने रहने के लिए। सिन्हा साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि पठानकोट हमले में भी पाकिस्तान से आतंकी आए थे, उरी हमले के पीछे भी पाकिस्तान से आतंकी हैं, लेकिन इन दोनों के पीछे एक ही नाम है, जैश ए मोहम्मद। जैश ए मोहम्मद का सरगना है मसूद अजहर, वही मसूद अजहर जिसके संगठन को पाकिस्तान ने 2001 में संसद हमले के बाद बैन करने का दिखावा किया, वही मसूद अजहर जिस पर कार्रवाई के लिए भारत ने एक दो नहीं सैकड़ों सबूत दिए, लेकिन पाकिस्तान ठोस सबूतों की रट लगाकर कार्रवाई से बचता रहा। पठानकोट का गुनहगार, आतंक का अजगर। पठानकोट हमले के पीछे भी कोई और नहीं, जैश ए मोहम्मद का आतंकी मसूद अजहर ही था। पठानकोट में एयरफोर्स बेस पर हुए आतंकी हमले पर अमेरिका ने भारत को पाकिस्तान के खिलाफ अहम सबूत दिए थे। अमेरिका ने भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA को 1000 पन्नों का डॉसियर सौंपा था। इसमें आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के हैंडलर काशिफ जान और 4 फिदायीन आतंकियों के बीच बातचीत रिकॉर्ड है। पाकिस्तान से आई टीम को भारत ने पठानकोट हमले के सबूत सौंपे थे, लेकिन पाकिस्तान ने सिर्फ दिखावा किया, मसूद अजहर को सिर्फ कुछ दिन के लिए नजरबंद कर दिया। पठानकोट एयरबेस हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच होने वाली विदेश सचिव स्तर की पठानकोट एयरबेस हमले से जुड़े ये सभी सबूत भारत ने पाकिस्तान को दिए थे। इन सबूतों से साफ था कि आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के सरगना मौलाना मसूद अजहर ही पठानकोट हमले के पीछे जिम्मेदार था। मसूद अजहर और उसका भाई रऊफ ही पाकिस्तान के बहापुर से पठानकोट के आतंकियों का हैंडलर था। वार्ता टाल दी गई थी। खुफिया एजेंसियों से मिली जानकारी के मुताबिक जैश ए मोहम्मद भारत के खिलाफ पठानकोट एयरबेस जैसे हमले को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान के रिटायर्ड एयरफोर्स अधिकारियों को भी लंबे वक्त से अपने आतंकी संगठन में शामिल कर रहा है। यानी पाकिस्तान की धरती से भारत के खिलाफ लगातार आतंकी साजिश रची जा रही है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने मसूद अजहर की बातचीत का एक ट्रांसक्रिप्ट भी पठानकोट हमले के बाद जारी किया था, जिसके मुताबिक मसूद अजहर भारत में महिलाओं का फिदायीन दस्ता तैयार करना चाहता है और पाकिस्तान में करीब 1000 टेरर कैंप खोलने के साथ साथ वो कश्मीर में जिहाद की भी अपील कर रहा था। पाकिस्तान के बहावलपुर के रहने वाले मसूद अजहर को पाकिस्तान सरकार ने भारत के दिए ठोस सबूतों के बाद अब तक गिरफ्तार नहीं किया है, क्योंकि उसे कोई और नहीं, खुद पाकिस्तान ही पालता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि पाकिस्तान एक ऐसा रोग स्टेट है जिसका इलाज शायद, या जिसकी दवा शायद, या जिसकी वैक्सीन शायद है ही नहीं, उसका इलाज मुमकिन ही नहीं।